नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमीरपुर से आई इस खबर के साथ, जहां हमीरपुर में आई यमुना और बेतवा नदी की भीषण बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। जहां इस नदी में आए पानी के तेज बहाव के कारण इन इलाकों में रहने वाले कई परिवार बेरोजगारी और भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। उनके पास न खाने को कुछ बचा है और न ही सर छुपाने को छत है। इन लोगों के लिए हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है, जिससे इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर दिन और रात गुजार रहे हैं, तो वहीं नाव के सहारे यह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपना काम चला रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पानी की बूंद बूंद को तरसने वाला बुंदेलखंड आज उसी पानी से त्राहिमाम कर रहा है। क्या सड़कें हैं और क्या घर, हर ओर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। यहाँ लोगों के घरों में पानी इस कदर घुस गया है कि उनका जीना मुहाल हो गया है। इन बदनसीबों का सहारा न तो अब भगवान है और न ही जिला प्रशासन। इनकी आंखों में अब दर्द का वो सैलाब है जो शायद बाढ़ के पानी के सैलाब में भी नहीं था। सड़क किनारे डेरा डाले वो लोग हैं जिनकी सर से छत गायब हो गई है। बाढ़ की जल प्रलय ने घर और उसमें रखे सामान को तहस नहस कर दिया है। उसमें पूरे घर में पानी भर गए हैं। कुछ सामान हमारा छत के ऊपर रखा है और खाने पीने वाला सामान हम लोग बेतवा ये पुल के रोड किनारे आ गए हैं। और हमारे पास खरीदने की व्यवस्था नहीं है, उसका भोजन कर रहे हैं। जो ये बेतवा का जल स्तर बढ़ रहा है तो इससे हालात बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले चुका है और यहाँ पर जो आदमी के मकानों का सामान है तो सामान निकालने में बहुत तकलीफ हो रही है और कोई भी साधन वाधन, कोई प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। और इसके बावजूद यहाँ का सामान जो निकाला जा रहा है तो नावों द्वारा निकाला जा रहा है और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ आज तक कोई सर्वे करने नहीं आया, एक लेखपाल के अलावा। लेखपाल तो आते कल नहीं आए हैं, आज टाइम आप आए और हम लोगों को यहाँ पानी पीने तक के लिए नहीं है। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है तुम्हारे गाँव में? हमारे यहाँ लाइट कटी कब कटी है? हमारे यहाँ जब लाइट कटी है तो हम पानी नहीं चालू कर पा रहे। हैंड पंप तो पानी में घुसे, जमुना जी का पानी पी रहे हैं। अगर बात करें हमीरपुर जिले की तो यहाँ कई गांव के 50 से भी ज्यादा घर पानी में जल समाधि ले चुके हैं और जिन सदस्यों ने इस मंजर को देखा आज भी उनकी आंखों में एक बुरा सपना उभर आता है। घर में रखा अनाज हो, कपड़े या फिर बच्चों की पढ़ाई की किताबें सब बाढ़ में बह गई और बची तो सिर्फ तबाही के निशानों की वो तस्वीरें। बाढ़ के चलते लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ से जिला मुख्यालय के आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में पानी भर गया है। लोगों के मकानों के एक एक खंड पानी से भरा है और लोग अपने घरों की छतों पर डेरा डाले हैं। आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां लगातार हो रही बारिश से यमुना और बेतवा में बाढ़ का रौद्र रूप आ गया है। यमुना और बेतवा नदी पिछले 5 दिनों में खतरे के निशान से 103 और 104 से 3 और 2 मीटर तक ऊपर बह रही हैं। बेकाबू हुए पानी के सैलाब के सामने तो आया मानो वो बर्बाद हो गया, लेकिन इन लोगों के पास ये मंजर देखने के सिवाय कोई और रास्ता न था। इससे लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और लोग अभी भी सड़कों में बसेरा बनाने को मजबूर हैं। प्रशासन का मरहम भी इनके लिए नाकाफी साबित होता नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यालय में मेरे 5 जो क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। यमुना लगभग 2.5 मीटर खतरे के निशान के ऊपर है और बेतवा लगभग 2 मीटर खतरे के निशान के ऊपर है। अभी जिला प्रशासन के माध्यम से मेरी बात हुई है तो ये मान के चलिए कि 1.5 मीटर हाइट पे और पानी बढ़ना है। रात से लेकर कंटिन्यू हम लोग जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को अपने पालिका के साधन से और जिला प्रशासन के साधन से बस्तियां खाली करा रहे हैं। लगभग 95% हमारी बस्तियां खाली कर दी गई हैं और जो प्रशासन द्वारा राहत शिविर बनवाया गया है
कुचेचा डिग्री कॉलेज में, वहाँ पर हमने लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं बाढ़ के इन्हीं हालातों का जायजा लेने पहुंचे स्टाम्प पे पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जल प्रलय से तबाह हुए लोगों का हालचाल जाना और राजकीय महाविद्यालय कुचेचा एवं राठ मोड़ तिराहे पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी सौंपी। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के दिन से कई समाज सेवी भी निरंतर लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। जहाँ बिजली थी लेकिन बाढ़ से गिर गया है, वहाँ पर लाइन को काट करके रोकना, लेकिन ये भी चेक करना है कि कहीं लाइन प्रभावित नहीं हो रहा है। वो तीनों काम पर हम लोगों ने बैठक करके यह निर्देश जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इस पर सभी को दिया है निर्देश काम करने के लिए। मंत्री जी, किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट हुई है, इस पर क्या मुआवजा? अभी तो उसका सर्वे करा कर किया जाएगा। अगर किसानों का है तो किसान का बीमा है, जो लोग उससे लाभ लेंगे उनको दिया जाएगा, जो उससे लाभ नहीं ले पाएंगे चिंता करेंगे। बस्ती गरीब बस्ती बसी हुई है, वो घर सारे डूब चुके हैं और ये सारे लोग रोड पे आ चुके हैं, जिनके लिए खाना पीना ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो उसको ले करके ना हम जो है कल से बराबर, जब से ये लोग रोड पे आए हुए हैं तब से बराबर हम सेवा कर रहे हैं। इनके खाने पीने की, रहने की और तिरपाल की सारी व्यवस्थाएं हम करने में लगे हैं। जितना हो सकता मैं इनकी सेवा करूँगा। वहीं यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ के कहर से तबाह हुए सैकड़ों परिवारों की आस अब सिर्फ सरकार से बची है, लेकिन सरकारी मशीनरी की मदद सिर्फ महज खानापूर्ति साबित हो रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी जिससे लोगों को राहत मिल सके, या फिर उनको कुदरत के भरोसे इंतजार करना होगा। हमीरपुर से न्यूज़ 80 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़ चुके हैं संदीप कुमार। संदीप, अभी जो आप अपडेट आ रही है कि वहां पर अधिकारी भी पहुंचे हैं, कौन कौन अधिकारी पहुंचे हैं और क्या कुछ इस पर आपके पास अपडेट है? जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरीके से दोनों नदियों ने तबाही की मचाई है, जिले के ज्यादातर भागों, जो निचले भाग है उनमें बर्बादी की स्थितियां खड़ी हुई हैं। लोग बेघर हो चुके हैं। जिस तरीके से लोगों के पास में रहने के लिए कुछ ठिकाने नहीं बचे हैं, तो जिसके बाद से जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी सुध लेना शुरू किया है, और जिसको लेकर के प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश सहित कमिश्नर सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस मौके की स्थिति का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को यथास्थिति को भांपते हुए राहत और बचाव के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जी संदीप, अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर एडीजी और आईजी जोन वहां पहुंचे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं बाढ़ जो ग्रस्त जो पीड़ित है उनके साथ में। और क्या कुछ अभी सरकार की ओर से इनको लेकर कोई ठोस ऐसा कदम उठाया गया है जिससे इनको राहत पहुंचाई जा सके? हालांकि जो अभी बाढ़ पीड़ित हैं इसका अभी पूर्णतः पूरा आंकलन नहीं हो पाया है कि कुल जिले में कुल कितने लोग प्रभावित है। हालांकि जिस स्तर तक प्रशासन पहुंच पाया है उस स्तर तक राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। हालांकि प्रशासन के जो दावे हैं उस पर कहीं न कहीं ये खोखले भी साबित हो रहे हैं। जिले के कुछ एकाध भाग ऐसे भी है जहाँ पर अभी तक प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है। वो लोग अभी भी प्रशासन से मदद की आस लगाए हुए बैठे हैं कि प्रशासन की कुछ भी मदद मिले ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से पटरी पर आ सके। हालांकि अब यदि यमुना और बेतवा के जलस्तर की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो दोनों नदियों पूरी तरीके से उफान पर थी, खतरे के निशान से ऊपर चल रही थी, 2 मीटर 3 मीटर ऊपर चल रही थी, तो जिसके बाद लोगों की स्थिति और सोच पर कहीं ना कहीं एक डर सा बैठा था कि आगे अब क्या होना है। तो उस पर कहीं ना कहीं जो दोनों नदियों का जलस्तर है उस पर स्थिर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जो नदी का प्रवाह था वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है, तो जिसके बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस जरूर ली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खबर पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा संदीप। और लगातार संदीप भी बता रहे थे, हमारे संवाददाता रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया, वहां अभी भी जो है 50 से ज्यादा ऐसे परिवार है जो वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार अधिकारी और जो मंत्री है वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई राहत नहीं मिल पाई। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कासगंज से मिल रही है, जहां पर नाबालिग किशोरी के साथ में कुकर्म
कर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां शाहवार इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ कुकर्म कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने 18 जून को 11 साल के एक किशोर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। पीड़ित किशोर के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अगले दिन 19 जून को पीड़ित के साथ एक टूटे मकान में किशोर का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि बच्चे के साथ कुकर्म कर गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस पॉक्सी एक्ट और हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लगभग 1.5 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मेन बाजार की एक दुकान में से इसका शव जो है बच्चे का बरामद हुआ। मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके साथ कुकर्म होने की जो है वो पता चला। साथ ही में स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घुटने से इसकी मृत्यु होने की भी खबर पुलिस को प्राप्त हुई। अस्पताल से सुरागरसी करते हुए मुखबिर की सूचना पे कल जो है इसके मुलजिम मुसाहिद सन ऑफ मुश्ताक कुरैशी उम्र 40 वर्ष रहने वाला कुरैशियान शाहवर का इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। विधिक कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से हमें मिल रही है बड़ी खबर, जहां सिपाही को गोली लगने से हड़कंप मचा है। थाना परतापुर क्षेत्र के जौनपुर में गोली मारी गई है और सिपाही को गोली लगी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीआरबी पर तैनात था सिपाही दुष्यंत। घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती है और सूचना मिलने पर एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पीआरबी पर तैनात सिपाही दुष्यंत घायल हो गया है और सिपाही को गोली लगी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीआरबी में तैनात एक सिपाही को गोली मार दी गई है, जिसके बाद से अधिकारी मौके पर मौजूद है और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार पीआरबी में तैनात एक सिपाही को गोली मार दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है और अभी पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। आखिर क्या इसके पीछे की कहानी है, ये जानने की कोशिश कर रही है। कौन लोग थे, आखिर पीआरबी के सिपाही को गोली क्यों मारी गई है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सभी सवालों का जवाब तलाश रही है। मेरठ पुलिस और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल पीआरबी के सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा है। और शामली से आई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बारिश की वजह से जर्जर मकान ढह गया है। बाल बाल बच्ची और वृद्ध महिला बची है इस घटना में। देश में सबको पक्का मकान और छत देने का दावा केंद्र सरकार ने करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में लाखों लोगों को घर देने का काम किया है, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार की बाढ़ के चलते ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिससे कुछ लोग अभी तक जर्जर हालात के मकान में रहने को मजबूर है। लेकिन कुछ लोग अपात्र होते हुए भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के शामली जिले के कस्बा थाना भवन के मोहल्ला का है, जहां ईदगाह में बरसात के बाद कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में उस वक्त घर में मौजूद महिला आंशिक रूप से घायल हो गई है। महिला का आरोप है कि उसने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया, इसके बाद भी उसका कच्चा मकान नहीं बन पाया था। तो लगातार इस तरह की मांग की जा रही थी, लेकिन उसका मकान नहीं बन पाया। मेरा मकान गिर गया के बार में और जोनीपस में गई, कोई इस सब मेरे को फरियाद नहीं सुना, खाली कह के हाँ आ जाएगा आ जाएगा। कहीं से याद नहीं रहा और मेरे घर गिर गया और एक लड़की है, अब मेरे मियाँ से नहीं है।
कितने साल हो गए आपके मियाँ को मरे हुए? तीसरा साल लग गया। कितनी बार फार्म भर चुकी है आप? दो तीन बार हो गया। 2-3 बार मैं गया कि मैं जा चुकी। फिर क्या बोलते हैं? यहाँ ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा ये महीना नहीं आएगा, 10-15 दिन में आ जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सरवन सैनी के पास। सरवन, थाना भवन में ये मामला सामने आया है, इसको लेकर अभी क्या अपडेट है? क्या कोई अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं घटना के बाद? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो घटना है ये पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ये कस्बा थाना भवन के मोहल्ला ईदगाह में हुई है, जहां एक गरीब महिला का कच्चे मकान की छत भरभरा कर अचानक से नीचे गिर गई। हालांकि महिला आंशिक रूप से ही घायल हो गई है इसमें, लेकिन महिला ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई बार उसने आवेदन किए, लेकिन उसका मकान नहीं बन पाया। हालांकि महिला का यह भी आरोप है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उसे कई बार उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आने का आश्वासन दिया था, लेकिन अधिकारी भी पहुंचे पर आज तक उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं बना। उसके बाद जो है मीडिया में पूरी मामला आया और कई सोशल मीडिया पर भी इस तरह के फोटो वायरल हुए, जिसके बाद कई अधिकारी वहां तक पहुंचे हैं। अब जो जानकारी मिली है कि राजस्व विभाग के लेखपाल उनके घर पहुंचे हैं और उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। अधिकारी घटना के बाद पहुंचे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि आंशिक रूप से कुछ चोट भी आई है महिला को, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने समय से ये जो हालात है वो किसकी कमी थी? कौन अधिकारी थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को लगातार इस तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो असली जो पीड़ित है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा पाए हैं। और इसी की वजह से आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि एक महिला जिसकी हालात जो है वो बद से बदतर है, वो गरीब महिला है और आज बरबरा कर उसका मकान गिर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए सरवन। और जिस तरह से ये हालात आज बने हुए हैं, इसको लेकर अभी अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक इस पीड़ित महिला को न्याय मिल पाता है। और कासगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है। 3 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कासगंज कोतवाली सोरो क्षेत्र में गोहरा नहर के पास एक तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित कैंटर ने सड़क किनारे जा रहे कांवड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायल कांवड़ियों के अलावा मारपीट में घायल हुए कैंटर चालक को भी हालात देखते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कल यहाँ पे 108 एम्बुलेंस द्वारा 5 लोग लाए गए, जिसमें से एक की मृत्यु ब्रॉड डेड आया था। बाकी 4 लोगों को हमने उपचार किया और एक को गंभीर अवस्था में अलीगढ़ रेफर कर दिया है। अभी हालत कैसी है, अगर कोई बात की है कैसी है? बाकी ठीक थे, एक ब्रॉड डेड है। तो जैसे कि 2 लोगों की इसमें सूचना मिली है, एक उन्होंने सीधे बॉडी पीएम हाउस पर रखवा दी हो पुलिस ने, और एक हमारे पास आया था यहाँ पे। और बातचीत करने के लिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ यादव कासगंज से जुड़ चुके हैं। सौरभ, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल राहुल जी, बता दूं आपको, घटना कोतवाली सोरो क्षेत्र के गोरा गांव के समीप की है, जहां जनपद फैजाबाद के रहने वाले 4 कांवड़िए कांवर लेकर फैजाबाद जा रहे थे। तभी गोरा गांव के निकट एक तेज रफ्तार कैंटर ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कि हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है और 3 कांवड़िए घायल हो गए। आपको बता दें, घटना के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने हादसे में वो भी घायल हो गया। वहीं कांवड़ियों को कैंटर चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं 2 कांवड़ियों की मौत के बाद उनके घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। जी राहुल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और साफ तौर पर बता रहे थे हमारे संवाददाता कि किस तरह से हादसे में कांवड़िया घायल हुए हैं और इस पूरे मामले पर जो है अभी घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम
भूपेश बघेल ने आदिवासी लोगों को शुभकामनाएं दी है। 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो संदेश के जरिए आदिवासी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। 9 अगस्त को भारत समेत विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर है। राज्य सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सहेजते हुए उनके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड की गुणवत्ता, दंतेवाड़ा के डेनेक्स ब्रांड की रचनात्मकता हमारी नई पहचान है। दंतेवाड़ा के सफेद अमचूर, कोंडागांव की तिखुर ड्रिंक, सरगुजा के शहद, गौरेला पेंडा मरवाही के ढेकी राइस की धाक पूरे देश में जम चुकी है। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि हमारे जंगलों का हर पेड़ जादू की एक छड़ी है जो वनवासियों के जीवन में आमूल चूल बदलाव ला सकती है। शांति, विकास और विश्वास का रास्ता इन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है। वनों और वन संसाधनों पर आदिवासी भाई बहनों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए हम सुख, शांति और समृद्धि के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बागपत से मिल रही है, जहां पुलिस की गाड़ी ने किसान को रौंद दिया है। डीएम आवास के बाहर शव रखकर हंगामा हुआ है। यूपी के बागपत जिले में पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घर से खेत जाते समय एक किसान को पुलिस की गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे के आसपास के किसान वहां इकट्ठा हो गए, जबकि कार चालक वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को डीएम आवास के बाहर रखकर जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में थे और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। सूचना मिलने पर एसडीएम बागपत और सीओ बागपत भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोड क्रॉस करने वाले में उधर से गाड़ी इतनी स्पीड आ रही थी इनकी पुलिस वालों की, जो रात को गश्त पर रहते हैं हमारे वहीं रिवर पार्क के वहाँ गाड़ी खड़ी होती है इनकी, जिसका नंबर UP 17-0130। तो उसमें क्या नाम है अपना, जैसे रोड क्रॉस कर रही है तो नाले पे बिल्कुल नाले के ऊपर ही खड़े थे। गाड़ी इतनी स्पीड में मोड़ी उन्होंने, या तो पीछे से ये भैंस की जो गाड़ी आती है उनसे पैसे लेने के चक्कर में तेज़ गाड़ी मोड़ी उन्होंने। तेज़ गाड़ी इतनी थी कि क्या नाम है उन्होंने कवर नहीं हुई और टक्कर एकदम सीधी इनके लगी जाके, और टक्कर लगते नाले में लगे। क्योंकि परिवार काफ़ी गरीब है, तो गरीब के आधार पे और कृषक है, तो उसको जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना का पारिवारिक लाभ की योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इन लोगों की मांग थी कि पुलिस वालों की लापरवाही है, तो उन्होंने भी एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन के आधार पर भी पुलिस कार्रवाई। और रुक करते हैं शामली से आई इस खबर का, जहां यूपी के शामली में आज 3 मुस्लिम परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है। जनपद के कांदला के सूरजकुंड मंदिर में हवन यज्ञ पूजा कर 3 मुस्लिम परिवार के 18 लोगों को स्वामी यशवीर महाराज ने धर्म परिवर्तन कराया है। यह लोग 15 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बने थे। आज का जो हवन था वो विशेष हवन इसलिए था कि जो हमारे जो पहले हिंदू लोग किसी भी कारण से लालच में या दबाव में इस्लाम मजहब में चले गए थे, तो उन लोगों के बीच में हमने जा कर के अपने विचार रखे और हमारे विचारों से वे प्रभावित हुए, तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो फिर हमने यहाँ अब शुद्धि यज्ञ किया और इसमें इनको शुद्ध किया, और ये संख्या में 18 हैं, 3 परिवारों के हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर औरैया से मिल रही है, जहां बाढ़ की चपेट में यूपी का औरैया जनपद भी आ गया है। तहसीलों के 24 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ में डूबे कई ग्रामवासियों के घर, 80% जनजीवन प्रभावित हुआ है। बता रहे हैं आपको बड़ी खबर, जहां औरैया में भी बाढ़ के कारण जनपद प्रभावित हुआ है और कई गांव इसकी चपेट में आई है। 80% जनजीवन प्रभावित हो गया है। किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। लोग वहां त्राहिमाम कर रहे हैं।
और बड़ी खबर हमीरपुर से मिल रही है, जहां हमीरपुर पहुंचे एडीजी जोन इलाहाबाद, आईजी और कमिश्नर चित्रकूट मंडल। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, पीड़ितों का हालचाल जाना है। एडीजी और आईजी कमिश्नर वहां पहुंचे हैं हमीरपुर में। हमीरपुर में लगातार आपको बता रहे हैं बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है एडीजी और आईजी, वहां हमीरपुर में पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बाढ़ से लोग परेशान हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं। और फिलहाल मेरे साथ बस इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।